नमस्कार दोस्तों, जाग्राफी टुडे एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं राघव दुबे। दोस्तों, भौगोलिक चिंतन के क्रम में हम आज इतिहास के पिता कहे जाने वाले विद्वान हेरोडोटस पर बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो इनको इतिहास का पिता कहा गया है, और इतिहास का पिता इनको कहा किसने? तो दोस्तों, रोमन विद्वान सिसरो ने इनको इतिहास का पिता कहा है। और सिसरो का जो टाइम पीरियड है ये आप देख रहे हैं 106 से 43 बीसी के आसपास का है। दोस्तों, इनको हम भूगोल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ भौगोलिक तथ्यों का भी समावेश किया गया है। और अपने ग्रंथों में इन्होंने ग्रीक और बर्बर जातियों के बीच जो संघर्ष हुए हैं उन संघर्षों से संबंधित जो स्थान हैं, विषयांतर के रूप में उन स्थानों का इन्होंने विस्तृत विवरण दिया है। इस प्रकार से ये ऐतिहासिक भूगोल के एक बड़े विद्वान के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि हेरोडोटस का जन्म हेलिकार्नेसस, आप देख रहे हैं ये शब्द, हेलिकार्नेसस में हुआ था। और ये हेलिकार्नेसस उस समय का विख्यात शैक्षणिक और व्यापारिक केंद्र मिलेटस से थोड़ा सा नीचे स्थित था, जो आजकल तुर्की का बोड्रम शहर है, उसी के आसपास ये था या वही था। यानी कुल मिलाकर एजियन सागर के किनारे पूर्वी तट पर हेलिकार्नेसस था। हेलिकार्नेसस में इनका जन्म 484 बीसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु के बारे में दोस्तों एक मत नहीं हो पा रहे हैं विद्वान। कुछ लोग 425, कुछ लोग 413 बीसी मानते हैं। दोस्तों, हेरोडोटस का जन्म एक धनी और कुलीन परिवार में हुआ था, और जिस समय ये पैदा हुए थे वह स्थान फारस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। चूंकि हेरोडोटस अपने चाचा से बड़े प्रभावित थे, इनके चाचा एक राजनेता थे, तो ये भी एक राजनेता बने बाद में। और इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए, कुछ ऐसे व्याख्यान दिए जिसके कारण इनको फारस साम्राज्य से राजाज्ञा के तहत बाहर भी जाना पड़ा था। दोस्तों, 433 बीसी के आसपास ये इटली के थूरी में चले गए और अपना अधिकांश लेखन कार्य इन्होंने थूरी में ही किया। हालांकि इनका काफ़ी समय हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस में बीता था। हेरोडोटस का जो अंतिम समय ये सेना में भर्ती हो गए थे, और इनको एक थुराई नाम का एरिया था, क्षेत्र था, उसका इनको एक मुखिया बनाया गया था। दोस्तों, ये अगर दार्शनिक संप्रदाय की बात करें तो ये पाइथागोरियन दार्शनिक संप्रदाय से संबंधित थे। दोस्तों, भौगोलिक वर्णन के साथ साथ इन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाली जातियों जनजातियों के बारे में भी विस्तृत विवरण दिया है। उनका खान पान, उनका आचार व्यवहार, उनका पहनावा ओढ़ावा। और इसीलिए बहुत से ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत से ऐसे मानव विज्ञानी हैं जो इनको प्रजाति वैज्ञानिक, अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक या इथनोग्राफर मानते हैं। दोस्तों, इनका मानना था कि भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। ये सबसे लास्ट में आप देखिए, समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। तो ये है दोस्तों एक सामान्य परिचय
हेरोडोटस एक व्याख्याता, सीनेटर, इतिहासकार, भूगोलवेत्ता का। और अब हम लोग बात करेंगे इनका प्रमुख भौगोलिक योगदान क्या है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये इतिहास के पिता जरूर कहे जाते हैं, लेकिन इनके ग्रंथों में चूंकि भौगोलिक सूचनाएं भरी पड़ी हैं, इसलिए भौगोलिक चिंतन में हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण भौगोलिक योगदान के बारे में। तो दोस्तों, भौगोलिक योगदान में सबसे पहले हम देखें हेरोडोटस का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन सा है, तो यह है हिस्टेरियोग्राफी। और इस ग्रंथ में उन्होंने इतिहास और भौगोलिक तथ्यों का समावेश किया है। चूँकि उस समय के हिसाब से हेरोडोटस ने बहुत लंबी यात्राएं की, 20,000 किलोमीटर की यात्राएं की थी हेरोडोटस ने। पूरा एजियन सागर, यूगजियन जिसको काला सागर कह रहे हैं आप, बास्फोरस जल संधि, मार्मरा सागर, सीथिया जो वर्तमान यूक्रेन वाला इलाका है, बेबीलोन, फारस में सूसा, एशिया माइनर, इजिप्ट, लीबिया, इन सब क्षेत्रों का हेरोडोटस ने भरपूर भ्रमण किया था। और वहाँ से प्राप्त तथ्यों को, अनुभव के आधार पर वहाँ से प्राप्त तथ्यों को उन्होंने अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया है। और फारस और यूनानियों के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध से संबंधित जो स्थान हैं विषयांतर के रूप में, उसका भी हेरोडोटस ने विस्तृत विवरण दिया है। नदियों का वर्णन, पर्वतों का वर्णन, बस्तियों का वर्णन, वहाँ की जातियों जनजातियों का वर्णन, बहुत विस्तृत विवरण दिया है इन्होंने। दोस्तों, अगर हम इनके अन्य भौगोलिक योगदान की बात करें तो पाइथागोरस और हिकेटियस के विपरीत ये होमर के सिद्धांतों में विश्वास करते थे, यानी पृथ्वी को एक फ्लैट सरफेस, चपटी, इन्होंने पृथ्वी को समतल थाली जैसा माना और ये माना कि भूमध्य सागर पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है। और उस समय यूनान में सिमेट्री का एक जो सिद्धांत था, सममित का सिद्धांत, उसका और तर्कों का सहारा लेकर इन्होंने माना कि इस भूमध्य सागर के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर समान वितरण है भूमि का, और नदियों का भी एक जैसा ही वितरण है। इसी सिमेट्री के आधार पर इन्होंने माना कि ईस्टर नदी जो डेन्यूब है वो यूरोप के पश्चिमी भाग से शुरू होती है और पूरा यूरोप बहते हुए आकर ब्लैक सी, काला सागर में गिरती है, और गिरने के पहले इसकी दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। अब इस नदी के समान ही फिर भूमध्य सागर के दक्षिण में भी एक नदी होनी चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने नील नदी का भी उद्गम लीबिया, तत्कालीन आप अफ्रीका समझिएगा, लीबिया के पश्चिमी भाग में माना, और ये नदी भी उसी डेन्यूब के पैरेलल बहते हुए भूमध्य सागर में गिरने के पहले दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लेती है। यानी इनके अनुसार जो डेन्यूब का मुहाना है वो नील के मुहाने के सामने होना चाहिए। समविन्यास के आधार पर ये सोच रहे थे। दोस्तों, हेरोडोटस ने मिस्र का विस्तृत विवरण दिया है। मिस्र की भरपूर इन्होंने यात्रा भी की है और नील नदी के डेल्टाई क्षेत्र का अवलोकन इन्होंने किया और डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया को इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। डेल्टा शब्द, गणित का डेल्टा होता है ना, ट्रायंगल जैसा, इन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तावित किया
और ये बताया कि मिस्र नील नदी का देन है, गिफ्ट ऑफ नाइल। चूंकि ये उस समय के हिसाब से बहुत अग्रणी विद्वान थे और ये पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली भौतिक प्रक्रियाओं से भी दोस्तों परिचित थे, और इसी आधार पर इन्होंने कहा था कि नील नदी जो डेल्टा बना रही है भूमध्य सागर में, वो इथियोपिया से काट कर लाई गई काली मिट्टी का जमाव करके बनाती है, जिसकी आसानी से जुताई की जा सकती है। और डेल्टा आगे बढ़ रहा है क्योंकि पुरानी समुद्री तट रेखा और पुराने बंदरगाहों की स्थिति इन्होंने समुद्र से काफ़ी दूर इंगित किया है। इसी तरह से इन्होंने मियांडर नदी के डेल्टा के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों, पहले विद्वान हैं हेरोडोटस, जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। अगर उसके पहले के विद्वानों की आप बात करेंगे या अलेक्जेंड्रिया से संबंधित जो विद्वान थे, वो सभी लोग कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर का ही एक विस्तार या एक्सटेंशन मानते हैं, लेकिन पहली बार आंतरिक सागर हेरोडोटस ने ही माना था। दोस्तों, हेरोडोटस नील नदी में आने वाली बाढ़ के प्रति जो लोगों में धारणा थी, उस धारणा से अलग बात किया इन्होंने। नील नदी में ग्रीष्म काल में आने वाली बाढ़ को एक्सप्लेन करने के लिए हेरोडोटस ने यह माना कि जाड़े में चूंकि सूर्य ज़्यादा दक्षिण की ओर चला जाता है, यानी नील के वह ऊपरी भाग में, ऊपरी घाटी में चमकता है, और गर्मियों में सूर्य नील घाटी के निचले हिस्से में चमकता है। तो दोस्तों, इनका मानना है कि सूर्य जब नील घाटी के ऊपरी भाग में होता है यानी जाड़े में, उस समय वाष्पीकरण की दर तेज होती है और ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण की दर कम होती है, इसलिए बाढ़ आती है। ऐसा नहीं है कि हवाओं के नदी धारा के विपरीत चलने के कारण या इथियोपिया में ज़्यादा बर्फ के पिघलने के कारण बाढ़ आती है। ये तार्किक आधार पर इन्होंने सिद्ध किया। हालांकि यह आज आप जानते हैं कि आज के आधुनिक तथ्यों से ये बहुत दूर की चीज़ें हैं। एस्ट्रोनॉमी में अब आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कहा कि हवाएं ढकेल देती हैं सूर्य को जाड़े में दक्षिण दिशा में, इसलिए वो दक्षिण दिशा में चला जाता है। तो दोस्तों, इन्होंने भी होमर के समान पृथ्वी को समतल थाली जैसा माना, जिस पर सूर्य पूरब से पश्चिम चाप के आकार में चलता है, और भारत और एशिया सूरज के ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रखरता धूप की ऊष्मा की ज़्यादा होती है। इन्होंने तापमान और हवाओं की गति और दिशा में भी संबंध बताया, और इनका कहना था कि हवाएं कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य भौगोलिक योगदान हैं इनके, और ये भी आगे हम बात करेंगे कि इन्होंने भी माना कि चारों ओर विश्व के समुद्र ही है, लेकिन जो पहले लोग मानते थे वृत्तीय आकार में एक समुद्र नदी बहती है, उस तरह का इनका कंसेप्ट नहीं था। चूंकि दोस्तों, हेरोडोटस का योगदान प्रादेशिक भूगोल में भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की हैं, बहुत से क्षेत्रों का भ्रमण किया है, और उन सारी चीज़ों को अपने ग्रंथ में इन्होंने एकत्रित किया है। इसलिए हम लोग थोड़ा अलग से देख लेंगे कि प्रादेशिक भूगोल में हेरोडोटस ने तीनों महाद्वीपों के बारे में क्या क्या वर्णन किया है। तो हम लोग अब देखेंगे प्रादेशिक भूगोल में हेरोडोटस का क्या योगदान रहा है। तो
प्रादेशिक विवरण के क्षेत्र में हेरोडोटस ने बहुत ही व्यवस्थित विवरण दिया है। उस समय जो भी ज्ञात विश्व था उसके बारे में और वहाँ रहने वाले लोगों के कल्चर के बारे में, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, व्यवसाय, सबके बारे में दोस्तों बहुत विस्तृत विवरण हेरोडोटस ने दिया है। दोस्तों, हेरोडोटस पहले विद्वान हैं जिन्होंने मेरिडियन खींचने की कोशिश किया। मेरिडियन मतलब उत्तर दक्षिण रेखा, जहाँ पर एक साथ दोपहर होती हो, जहाँ पर एक साथ मिड डे होता हो, उन्हीं स्थानों को मिलाने वाली रेखा को मेरिडियन कहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन इनके मेरिडियन खींचने का प्रयास बहुत ही भोला प्रयास था कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो ये लोग समविन्यास में जो विश्वास करते थे ना, यूनानी, मतलब जैसा भूमध्य सागर के दक्षिण में है वैसा ही उत्तर में है। उसी आधार पर तो इन्होंने कहा कि नील नदी का मुहाना और डेन्यूब नदी का मुहाना आमने सामने है, और इसीलिए दोस्तों इनकी मेरिडियन नील नदी के मुहाने से साइनोप प्रायद्वीप, तुर्की का निकला हुआ हिस्सा से होकर और डेन्यूब के मुहाने तक मानी गई है। यानी इनके अनुसार इस पर ये स्थान सभी उत्तर दक्षिण एक रेखा पर पड़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों, हेरोडोटस ने एक मानचित्र का भी निर्माण किया है और उस मानचित्र में उस समय के ज्ञात विश्व को दर्शाया गया है। जैसे यूरोप का दक्षिणी हिस्सा दर्शाया गया है, अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा और फारस साम्राज्य का जो पश्चिमी भाग है, तुर्की वाला जो हिस्सा है आजकल, या जहाँ पर स्पेन और लेबनान वगैरह हैं, इस हिस्से को और काला सागर को दर्शाया गया है, अजो सागर को तो उस समय के ज्ञात विश्व का इन्होंने एक मानचित्र भी तैयार किया है, और वो मानचित्र आपके स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। उसको जरा देखिए। दोस्तों, हेरोडोटस पहले विद्वान हैं जिन्होंने उस समय ज्ञात भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभक्त किया। लीबिया जो अफ्रीका है, एशिया और यूरोप। यूरोप के विस्तार को इन्होंने लीबिया और एशिया के सम्मिलित विस्तार के बराबर बताया है। हेरोडोटस ने लीबिया और एशिया के बीच की जो बाउंड्री है वो मिस्र के पश्चिमी सीमा को माना है, जबकि यूरोप और एशिया की बाउंड्री इन्होंने बास्फोरस जल संधि, डान तनाइस नदी जिसको कहा गया है, कैस्पियन सागर और अराक्सेज यानी आमू दरिया को माना गया है। दोस्तों, हेरोडोटस का ऐसा मानना है कि भारत के तट से लेकर और स्पेन के तट तक अविच्छिन्न विस्तार है समुद्र का। और ये निष्कर्ष इन्होंने कैसे निकाला? तो साइलेक्स और नीको, ये 2 नाम हैं, इन लोगों के यात्रा विवरणों के आधार पर, क्योंकि साइलेक्स ने यात्रा किया था आपका सिंध नदी के मुहाने से लेकर के और अरब की खाड़ी जिसको आजकल लाल सागर कहा जाता है वहाँ तक, और नीको की यात्रा दोस्तों मिस्र से अफ्रीकी तट तक हुई थी। इन्हीं दोनों यात्राओं के आधार पर हेरोडोटस ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत के तट से लेकर और स्पेन के तट तक लगातार समुद्र का विस्तार है। तो दोस्तों, विश्व के बारे में ये सामान्य चीजें इन्होंने माना था। अब हम लोग एक एक महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें कि इन्होंने यूरोप के बारे में क्या क्या बताया है अपनी किताबों में, अफ्रीका के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया है, और एशिया के बारे में क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करें कि यूरोप के वर्णन में
क्या क्या इन्होंने प्रयोग किया है। तो यूरोप के बारे में दोस्तों हेरोडोटस का ज्ञान खास तौर से यूनानी क्षेत्र और यूगजियन सागर, जो काला सागर को कहा गया है, उसके उत्तरी भाग के बारे में अच्छा ज्ञान था। हेरोडोटस ने लगभग 8 साल एक सामोस नाम की बस्ती थी जो काला सागर के उत्तरी, जहाँ पर यूक्रेन आजकल है वो इलाका समझिएगा, तो काला सागर के उत्तर और अजो सागर के पश्चिम वाले हिस्से को सीथिया कहते थे। तो सामोस नाम की बस्ती में 8 साल बिताए हैं हेरोडोटस ने। काला सागर का उसने भरपूर भ्रमण किया, अजो सागर का भ्रमण किया उसने, और सीथिया और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ढेर सारी जनजातियों का हेरोडोटस ने वर्णन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगास्थर्जी, न्यूरी, एंडोफागी, मलेचनी, बुडनी आदि ये सब जनजातियां हैं उस क्षेत्र में। कुछ उसमें से यायावर जनजातियां थीं, कुछ पशुपालक जनजातियां थीं, कुछ ऐसी थी जो आखेट और कृषि पर निर्भर करते थे। तो हेरोडोटस ने बताया कि जनजातियों का जो संस्कृति है, पहनावा, ओढ़ावा, व्यवसाय, वो वहाँ के भौगोलिक परिवेश से प्रभावित होता है। दोस्तों हेरोडोटस ने डेन्यूब, जिसको स्तर कहा गया है, को विश्व की सबसे बड़ी नदी बताया है, और कार्पिस और आल्पिस इसकी 2 बड़ी सहायक नदियां हेरोडोटस ने बताया है। हेरोडोटस ने इटली के उत्तरी भाग में ओम्बरी और एनेती राष्ट्रों का भी जिक्र किया है। दोस्तों तनाइस नदी का उसने उल्लेख किया है और निस्टर नदी को सीथिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी बताया है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन बताया है? डेन्यूब। और दूसरी सबसे बड़ी नदी निस्टर का मैदान बताया है हेरोडोटस ने कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये, और ये मिस्र के नील नदी के डेल्टाई इलाके से थोड़ा ही कम उपजाऊ है। यानी नील नदी का डेल्टा इनके हिसाब से सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, तत्कालीन विश्व की बात हो रही है। और निस्टर का जो एरिया है आसपास का, ये बहुत उपजाऊ है, जहाँ पर कुछ और जनजातियाँ रहती हैं। तो ये है दोस्तों यूरोप के बारे में कुछ सामान्य बातें। ये ध्यान रखना है कि हेरोडोटस यूरोप की उत्तरी सीमा, उत्तरी पश्चिमी सीमा को निर्धारित नहीं कर पाए थे। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि अफ्रीका के बारे में इनका वर्णन कैसा है। दोस्तों अफ्रीका के बारे में हेरोडोटस का ज्ञान बहुत अच्छा था, क्योंकि हेरोडोटस ने नील घाटी में होते हुए काफ़ी दूरी तक अफ्रीका की यात्रा की थी। अस्वान के बारे में उसे बेहतर ज्ञान था। अस्वान उस समय में यूनानी जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके आगे वो मारोस, जो इथियोपिया की राजधानी था, उसकी चर्चा करता है, जो खार्तूम के उत्तर में पड़ता है। दोस्तों हेरोडोटस ने अस्माक प्रजाति की एक चर्चा किया है, और ये लोग नीली नील और वाइट नील के बीच में रहते हैं। और ऐसा माना है हेरोडोटस ने कि ये लोग मिस्र के राजाओं के दुर्व्यवहार से या आतंक से ये लोग वहाँ पर चले गए हैं। दोस्तों उसके आगे सबसे दक्षिणी भाग में अफ्रीका के हेरोडोटस कहता है कि वहाँ पर माइक्रोबियन इथियोपियन लोग रहते हैं। हेरोडोटस के अनुसार ये लोग बड़े ही सुंदर, लंबे चौड़े होते हैं और लगभग औसतन 120 साल तक जीते हैं। हेरोडोटस कहता है कि इनके देश में सोना इतना ज़्यादा है कि जो कैदी होते हैं उनकी बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ भी सोने की बनी होती हैं।
हेरोडोटस के अनुसार ये लोग अपने जो मुर्दा हैं या जो लोग मृत हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनको दफनाते नहीं हैं, बल्कि स्फटिक के स्तंभों में बंद करके ये लोग रखते हैं। इन लोगों का मुख्य आहार दूध है और मांस है, इसीलिए ये लोग लंबी जीवन जीते हैं। दोस्तों, हेरोडोटस ने अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट को 2 भागों में बांटा है। हेरोडोटस के अनुसार उसका पूर्वी हिस्सा, जो कि नील के डेल्टा तक फैला हुआ है, वो ज़्यादातर मरुस्थलीय इलाका है, जबकि पश्चिमी भाग में पर्वत हैं, उपजाऊ घाटियां हैं और जंगल हैं। जहां पर कार्थेज शहर है, हेरोडोटस के अनुसार पश्चिमी भाग में दोस्तों कार्थेज शहर था, और पश्चिमी भाग में जहां आजकल हम लोग जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं या हरकुलस का पिलर्स कहते हैं, उधर साइड में इनके अनुसार कुछ जनजातियां रहती हैं जिनका कार्थेज वासियों के साथ मूक या गूंगा व्यापार होता है। हेरोडोटस कहता है कि कार्थेज वासी कैसे करते थे व्यापार, तो ये लोग नाव से अपने सामानों को लेकर और उन जनजातीय क्षेत्रों में चले जाते थे, और समुद्र के तटीय इलाके में ये लोग अपने सामानों को सजा कर रखते थे और उसके बाद धुआं कर देते थे और आ करके अपने नाव में बैठ जाते थे। फिर जो वहाँ की जनजातियाँ थीं वो लोग आते थे और इनके माल को देखते थे और उसके उपयुक्त, जो उनकी समझ हो, उसके उपयुक्त सोना रख देते थे वहाँ पर और फिर दूर जाकर खड़े हो जाते थे। फिर कार्थेज वासी अपनी नाव से उतर कर जाते थे और इनको लग रहा है कि सोना उपयुक्त है या उचित अनुपात में रखा गया है, तो ये लोग सोना लेकर चले आते थे। और फिर जनजातियाँ क्या करती थी, सामान लेकर चली जाती थी। इस तरह से व्यापार कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए सोना रख कर और जनजातियाँ दूर खड़ी हैं, कार्थेजवासी गए और इनको लगा कि सोना कम रख गया है वो, तो ये फिर से दोबारा अपनी नाव में आकर के लौट कर बैठ जाएंगे और धैर्य के साथ इंतजार करेंगे। वो जनजातियाँ फिर से सोना और लेकर आएंगी और कुछ और सोना वहाँ रख देंगे जो उनको उपयुक्त लगता हो उस माल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये व्यापार चलता रहता था जब तक दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हो जाते थे। कोई भी पक्ष किसी के साथ धोखा या बेईमानी नहीं करता था। यानी कार्थेजवासी सोना को तब तक नहीं छुएंगे जब तक उनको ये न लगे कि हाँ मेरे माल के उपयुक्त सोना है। जनजातियाँ भी जब तक तब तक माल उठा के नहीं ले जाएंगी जब तक कार्थेजवासी उस सोना को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। तो इस तरह से यह मूक या गूंगा व्यापार या डम्ब कॉमर्स चलता था। हालांकि उस पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं बताया है हेरोडोटस ने कि वो पश्चिमी भाग किधर रहा होगा। दोस्तों, भूमध्य सागर के अफ्रीकी तटीय क्षेत्र को इन्होंने 3 जोन में बांटने की कोशिश किया है। एक समुद्र का तटीय इलाका है जिसका पूर्वी भाग ज़्यादातर वीरान मरुस्थलीय क्षेत्र है, जबकि पश्चिमी भाग में लोग रहते हैं, पर्वत हैं, घाटियां हैं, जंगल हैं। और दूसरा जोन उसके नीचे है जो जंगली जीव जंतुओं का है, जिसको अरब लोग खजूरों का मुल्क कहते हैं। और तीसरा जोन उसके नीचे है जो मरुस्थल यानी कि सहारा का हिस्सा है। तो दोस्तों, हेरोडोटस ने अफ्रीका के बारे में बड़ा ही विस्तृत विवरण दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि एशिया के बारे में हेरोडोटस का क्या सोचना था। दोस्तों, एशिया के बारे में हेरोडोटस का ज्ञान बहुत अच्छा नहीं है। वह एशिया के उन क्षेत्रों का ही ज्ञान रखता है जो काला सागर, एजियन सागर के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे कि तुर्की वाला इलाका है आपका, या आजकल जहाँ पर लेबनान और सीरिया के तटीय इलाके हैं। इनका ज्ञान अच्छा है और इन क्षेत्रों का उन्होंने
यात्रा भी किया था। हेरोडोटस ने इरिथ्रियन सागर यानी अरब सागर से कैस्पियन सागर तक और इधर एजियन सागर और काला सागर तक पूरे फारस साम्राज्य का वर्णन किया है। उसने सूसा की भी यात्रा किया था और हेरोडोटस ने दजला और फरात नदियों का मार्ग सही दिखाया है और उनके स्रोत को भी उसने सही दिखाया है। सिंधु नदी को हेरोडोटस ने पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित माना है और केवल एक शहर कास्पातीरस के बारे में उसने वर्णन किया है। वह कैस्पियन और इरिथ्रियन के बीच में कई जनजातियों की भी चर्चा करता है। हेरोडोटस ने सार्डिस से सूसा तक दोस्तों एक राजशाही मार्ग का वर्णन किया है, जिस पर बीच बीच में कारवां सराय थे जहाँ पर लोग ठहर सकते थे, रुक सकते थे, और इसकी लंबाई 1350 मील के आसपास हेरोडोटस ने बताया है, जो आधुनिक युग के लंबाई के लगभग समान ही मानी गई है। हेरोडोटस ने भारत का कोई वर्णन नहीं किया है और उसका मानना है कि सिंध नदी के पूरब में कोई जनजाति नहीं रहती है और पूरा का पूरा क्षेत्र मरुस्थली है। गंगा के उपजाऊ क्षेत्रों के बारे में भी उसने कोई वर्णन नहीं किया है, यहाँ तक कि भारत के हाथियों तक का वर्णन नहीं किया है। हेरोडोटस ने पूरब में भी एशिया के विस्तार को सही ढंग से नहीं दर्शाया है और इस पर भी कुछ उसने स्पष्ट नहीं कहा है कि उधर समुद्र है कि स्थलखंड है। तो ये मुख्य वर्णन एशिया के बारे में। धन्यवाद।